नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी में जो बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई ताकि ऐसे बच्चों की देखभाल हो सके। आज इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जिला वाराणसी के उप निदेशक महिला एवं बाल कल्याण तथा प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पीएम केयर्स फंड जो है इससे बच्चों को किस तरह से लाभ मिलता है? देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा कि आपने कहा कि ये अब तक की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से हम सभी जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं या तो उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या माता अथवा पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। ये उन बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा, उनकी उचित देखभाल, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड के से इन बच्चों की देखभाल के लिए घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता की इस कोविड से मृत्यु हो गई है अथवा माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इन बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, उचित देखभाल, उनका पोषण, उनका खान पान, इन सभी चीज़ों की देखभाल के लिए इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है और ऐसे सभी बच्चों की देखभाल इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। जी, प्रदेश सरकार द्वारा भी योजना ये शुरू जो की गई, तो सर इसमें बच्चों को किस तरह से लाभ पहुंचता है? जैसे पढ़ाई की बात हो गई तो किस तरह से उन्हें ये मिलता है, ये शिक्षा, ये भी जो भी है तो उन्हें किस तरह से मिलता है? ये बेसिकली क्या है कि जब भी कोई योजना बनती है जी, तो उस योजना के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो ये होता है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है उस योजना को प्रारंभ करने के लिए। तो जो उद्देश्य मुख्य रूप से है, जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया इसको, कि ऐसे बच्चों की चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, देखभाल, रहन सहन, इन सारी चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए। साथ ही योजना में पात्रता की शर्तें होती हैं, क्या लाभ के रूप में उनको दिया जाएगा, ये होता है। किस तरीके से हम इन बच्चों का चिन्हांकन करेंगे, ये किस तरह से पता कैसे चलता है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या कोई अभिभावक नहीं है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। बेसिकली क्या है कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के पास में इस प्रकार के आंकड़े होते हैं। जितने भी कोरोना से मौतें होती हैं उसका आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास होता है, एक एक मौत का आंकड़ा उनके पास होता है। हम सभी जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है वहाँ से, स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ से, प्लस हम लोगों की गांव में और ब्लॉक स्तर पर बहुत सारी समितियां होती हैं, जैसे कि ब्लॉक बाल संरक्षण समिति होती है, ग्राम बाल संरक्षण समिति होती है, जिसमें गांव की आंगनबाड़ी, एएनएम, आशा, जो गांव के अध्यापक हैं वो, ये सभी उस समितियों के सदस्य होते हैं। विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी होते हैं या तहसील स्तर पर लेखपाल हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं। ये पूरी एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म होती है और इसके माध्यम से सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं और जो भी इस तरीके की मौत होती हैं या ऐसे जो भी नाबालिग बच्चे हैं जिनके माता पिता में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु हो गई है, इन विभिन्न माध्यमों से हम लोग सूचना को संकलित करते हैं। जी सर, जब ऐसे बच्चे चिन्हित कर लिए गए तो उन्हें फिर जो रहने की जगह मुहैया कराते हैं तो वो क्या होता है सर, किस तरह से होता है वो? ये देखिए, ऐसा है कि ये केस टू केस होता है। ये क्योंकि हर बच्चे की जो स्थिति और परिस्थिति है वो अलग होती है और उसकी आवश्यकता भी अलग प्रकार की होती है। हम लोग केस टू केस बेसिस पर इसका अध्ययन करते हैं और फिर तब हम लोग उस हिसाब से किस प्रकार से उस बच्चे के सर्वोत्तम हित में कैसे उसका सर्वोत्तम हित सुरक्षित हो पाए, इस सर्वोत्तम हित में हम लोग ये देखते हैं कि इस बच्चे को किस प्रकार से सहयोग की ज़रूरत है।
कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं जैसे कि माता पिता दोनों को मृत्यु हो गई हो और बच्चा बेसहारा हो गया हो, कोई और उनके नियर एंड कोई रिलेटिव या कोई ऐसे नहीं हो जो उनका देखभाल कर सके। तो ऐसे बच्चों को जो हमारे बाल देखरेख संस्थाएं चलती हैं, उन बाल देखरेख संस्थाओं में उनको रखने की, उनके खाने पीने की, उनके पठन पाठन की, शिक्षा की, खेलकूद की, मनोरंजन की, हर तरीके की सुविधा उपलब्ध होती है। वहाँ उन बच्चों को रख करके हम लोग देखभाल कर सकते हैं और ऐसे निराश्रित बच्चों की देखभाल हम लोग करते आ रहे हैं ऐसे बाल देखरेख संस्थाओं में। दूसरा ये है कि माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, कोई एक अभी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर उसको सहयोग करने की जो कार्रवाई होती है उसको हम लोग संपादित कर रहे हैं। सर, इसमें बच्चों की उम्र क्या वो होता है, क्या लिमिटेशन होती है? ऐसे बाल 18 के हैं या फिर उससे ज़्यादा है, और अगर ये मालूम हुआ तो उसके बाद उनकी जो शिक्षा शुरू होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? मुख्य रूप से देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की जा रही है, इस योजना में बच्चों 0 से लेकर के 18 वर्ष के उम्र के बच्चे, बालक अथवा बालिका आच्छादित हैं उस योजना से। एक तो जो इस उम्र के बच्चे हैं उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई किस स्तर का है, वो माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत हैं या व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत हैं, या वो उनका जो शिक्षा का है उस हिसाब से फिर हम लोग उसको डिसाइड करके और आगे की कार्रवाई करते हैं। जैसे कि अगर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अटल आवासीय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इन माध्यमों से उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही अगर व्यावसायिक शिक्षा में कोई कोई रुचि रखता है या शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसकी उस आवश्यकता को पूरा किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। साथ ही जो कक्षा 9 के ऊपर की ऐसी बालिकाएं हैं या बालक हैं तो उनको लैपटॉप या टैबलेट दे करके और उनकी शिक्षा को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी शिक्षा के कंपोनेंट्स है। बेसिक एजुकेशन ऑलरेडी हमारे बाल देखरेख संस्थाओं में भी बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक होते हैं जो उनको वहाँ पे होम में ही शिक्षा देते हैं। इसके अलावा वो बच्चे बाहर के विद्यालय में भी जा कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा किसी भी तरीके से बाधित ना होने पाए, हो, और जैसा कि वो रुचि रखता है उसी प्रकार से उसे शिक्षा मिले। तो सर, इसमें एडमिशन प्रक्रिया जब आती है तो माध्यमिक शिक्षा पढ़ाई होती है या फिर प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराया जाता है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि जो जितने भी बाल देखरेख संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से अध्यापक तैनात हैं और न सिर्फ उनको बाल देखरेख संस्थाओं में ही शिक्षा दिया जाता है, अपितु अगर वो बाहर भी उनको विद्यालयों में भेज करके, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या उच्च गुणवत्ता के प्राइवेट विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों में भी शिक्षा देने का प्रोविजन है। इसमें एक जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ किया जा रहा है, इस योजना में बच्चे को 4,000 रुपया प्रति माह देने का प्राविधान किया गया है। वो प्राविधान इसीलिए किया गया है कि बच्चे का एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी उस तरीके की उसकी नीड्स हैं वो उसकी पूरी हो सकें और साथ ही उस परिवार के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करे। इसके लिए हम लोगों के जनपद स्तर पर, चूँकि ये जो बाल देखरेख संस्थाएं होती हैं ये पूरी तरीके से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है, किशोर न्याय अधिनियम, उस अधिनियम के अंतर्गत में ये सब संचालित होती हैं और इनकी जो भी प्रक्रिया है उससे निर्धारित होती है। उसी के अधीन जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई होता है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। ऐसे सभी बच्चों को भी माना जाता है कि जैसा कि हमारा किशोर न्याय अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम में एक कैटेगरी डिफाइन की गई है, CNCP बच्चे, उनको बोलते हैं चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब वो बच्चे जो देखभाल और संरक्षण के ज़रूरतमंद हैं। ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड की वजह से हो रही है या किसी एक की मृत्यु हो गई माता पिता में से, निश्चित रूप से वो देखभाल और संरक्षण की ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वो हमारी उस कैटेगरी से आच्छादित भी होते हैं। ऐसे सभी बच्चों को उन बच्चों के सर्वोत्तम हित के बारे में निर्णय लेने के लिए जनपद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति के समक्ष इन सभी बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत किया जाएगा और फर्दर फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीडिंग करेंगे। जी, फिर बालिकाओं के लिए क्या खास है इसमें? बालिकाओं की एक तो शिक्षा
और जो सारी चीज़ इसके बारे में भी मैंने बताया वो है। इसके साथ में उनके शादी का भी एक कंपोनेंट है कि जो लाभार्थी होंगी उनके विवाह के समय उनको 1,11,000 रुपये देने का भी इस स्कीम में प्रोविज़न किया जा रहा है। तो उनको न सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा अपितु उनके शादी विवाह तक की भी बात को भी इस पे ध्यान में रखा गया है। जी, इस उम्मीद के साथ कि जिनके माता पिता इस कठिन समय में उनके साथ नहीं है, अभिभावक साथ नहीं है, उनकी परवरिश अच्छे से हो, इस उम्मीद के साथ कि उनकी परवरिश अच्छे से हो। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अनुमति।